Hello students, this is subject code ME206 Automobile Engineering. Today we will study Unit Part 1.3 Parts of Automobile. ये Parts of Automobile काफ़ी कई सारे पार्ट हैं, तो हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. सो दिस इज़ पार्ट 1.3A. आई एम प्रदीप मुथुरिया फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर. सो वी स्टार्ट विद दिस ऑटोमोबाइल पार्ट्स. मेन पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के मुख्य भाग. एन ऑटोमोबाइल हैज़ सेवरल नंबर ऑफ पार्ट्स बट देर आर 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 4 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें हम उस पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं. पहला सेक्शन है चेसिस, देन इंजन, देन ट्रांसमिशन सिस्टम एंड बॉडी. चेसिस को अपन ने और भी यूनिट में देखेंगे. इंजन हम सब जानते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर सिस्टम पूरा, एंड उसकी बॉडी. ये 4 चीज़ें मिला के मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के पार्ट कंप्लीट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल देर आर कंट्रोल्स एंड ऑक्सिलरीज. अब दूसरे कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं, कुछ ऑक्सिलरीज भी लगी होती हैं, वो भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में ही आती हैं. द कंट्रोल्स आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ व्हीकल. अब कंट्रोल है वो क्या करेंगे, व्हीकल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. The auxiliaries are additional components meant to provide comfort to the user of the automobile. यानी auxiliaries क्या होती हैं, जो ऐसे साधन गाड़ी में लगना या लगाना जो उस पैसेंजर को कंफर्ट देते हैं, आराम. वो उसके नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट में है वो तो नेसेसरी पार्ट है, लेकिन ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जो उसके कंफर्ट में यूज़फुल हैं. तो इस तरीके से ओवरऑल गाड़ी इसके ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं चेसिस. The chassis of an automobile incorporates all the major assemblies consisting of an engine, components of transmission system such as clutch, gearbox, propeller shaft, axle and control system such as brakes and steering and suspension system of vehicle. तो अगर आप देखेंगे तो चेसिस का मतलब कोई अकेला जो फ्रेम देखते हैं वो तो फ्रेम है. अपन ने पहले भी देखा था, चेसिस का मतलब होता है जो कंप्लीट एक सेटअप जिसमें इंजन भी आ गया, उसका ट्रांसमिशन सिस्टम आ गया. ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या होता है, क्लच होता है, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सेल, कंट्रोल सिस्टम. सॉरी, आप इसको ऐसे देखिए, अपन ने बोला कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम. तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या क्या हो गए, उसमें क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और एक्सेल हो गए. और कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया, ब्रेक एंड स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम ऑफ व्हीकल. ये मिनिमम नीडेड चीज़ें हैं जो आपने टाटा के या अशोक लेलैंड के या किसी और कंपनी के, भारत बेंज के जो ट्रकों के चेसिस अपन कहते हैं, सब चेसिस जा रहा है, तो उस चेसिस में देखो ये सारी चीज़ें होती हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द व्हीकल विदाउट इट्स बॉडी. अब आप ये भी कह सकते हो कि कंप्लीट ऑलमोस्ट व्हीकल है, इस पर बॉडी नहीं है. ट्रक रख दोगे, ट्रक की बॉडी रख दोगे, ट्रक बन जाएगा. बस की बॉडी रख दोगे, बस बन जाएगा. डंपर की बॉडी रख दोगे, डंपर बन जाएगा. ऑयल टैंक रख दोगे तो ऑयल टैंक बन जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेम, जहाँ पर आप इसमें आगे बम्पर भी लगा है, सस्पेंशन भी लगा है, स्टीयरिंग भी लगा है, सीट भी लगी है, एग्जॉस्ट भी लगा है, व्हील्स भी लगे हैं, गियर बॉक्स भी है. तो ये एक चेसिस है. चेसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज फ्रेम, सस्पेंशन, एक्सेल एंड व्हील. व्हील एज द मेन कंपोनेंट्स. व्हील भी होगा साथ में, एक्सेल होगा तो व्हील भी होगा, और सस्पेंशन सिस्टम भी होगा साथ में. तो चेसिस क्या हो गया, फ्रेम भी इसमें शामिल हो गया कि फ्रेम के साथ में सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल एंड व्हील. फ्रेम could be in the form of conventional chassis और यूनिट कंस्ट्रक्शन में भी adopted. अब फ्रेम कैसा हो सकता है, ऐसा फ्रेम जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि फ्रेम अलग और ऊपर के पार्ट्स ऊपर से असेंबल किए जाते हैं, या मोनोफ्रेम हो जिसमें कि फ्रेम और चेसिस एक ही चीज़ है. इन ए कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम द फ्रेम्स फॉर्म द मेन स्केलेटन ऑफ व्हीकल. जो चेसिस फ्रेम जो कन्वेंशनल है उसमें फ्रेम मुख्य ढांचा बनाता है, स्केलेटन बनाता है उस व्हीकल का. जैसे ये इसमें ये फ्रेम है, डिफरेंशियल व्हील, लेकिन ये जो चीज़ है ये कंप्लीट फ्रेम है. ये साइड बार्स हैं जो हमने पहले पढ़ी थी. ये इसका सस्पेंशन सिस्टम है. इट सपोर्ट्स इंजन, पावर ट्रांसमिशन एंड कार बॉडी. अब ये जो फ्रेम है इस पर सभी कुछ आएगा, इंजन भी आएगा, कार की बॉडी भी आएगी, ट्रांसमिशन सिस्टम भी आएगा, इंजन भी यहाँ आगे आ जाएगा. यानी इट सपोर्ट्स, जैसे इसका काम क्या हुआ, ये इंजन को, पावर ट्रांसमिशन को और कार की बॉडी को सपोर्ट करता है. फ्रेम इज सपोर्टेड ऑन व्हील्स एंड एक्सेल थ्रू स्प्रिंग्स. ये फ्रेम इज सपोर्टेड ऑन व्हील्स. अब फ्रेम कहाँ टिका होता है, व्हील्स के ऊपर, एंड एक्सेल. और ये व्हील और एक्सेल किसके होते हैं, बीच में सस्पेंशन सिस्टम होता है. द फ्रेम कैरीज द वेट ऑफ द व्हीकल. ये फ्रेम उस
व्हीकल का वेट कैरी करता है एंड पैसेंजर का वेट कैरी करता है, इंजन का वेट कैरी करता है, ट्रांसमिशन का वेट कैरी करता है एंड एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क, गाड़ी को एकदम तेज़ी से उठाना या ब्रेक लगाना, इसके जो टॉर्क आते हैं उसको भी ये फ्रेम सहन करता है। तो फ्रेम के काम अकेले केवल वजन उठाना नहीं है, साथ में टॉर्क भी जो लोड आता है, बेंडिंग लोड आता है, बंकिंग होती है, उसकी जो भी स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ये सब भी गाड़ी के चलने के समय, ब्रेक लगाने के समय वो भी सब फ्रेम पे आते हैं। इसी तरह से इन द यूनिट कंस्ट्रक्शन टाइप देयर इज़ नो फ्रेम। अगर यूनिट कंस्ट्रक्शन है जिसमें चेसिस अपन कह देंगे कि कार की बॉडी जैसे, उसमें कोई अलग से फ्रेम नहीं है, वो पूरी बॉडी ही एज ए चेसिस काम कर रही है, उस समय कोई फ्रेम नहीं होगा। द ट्रांसमिशन सिस्टम itself consists of a number of parts such as clutch, assembly, gearbox, propeller shaft, differential and axles। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्लच, असेंबली, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल एंड एक्सेल्स होते हैं। इनको हम आगे अलग अलग देखेंगे क्योंकि ये सभी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं। देन डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड अदर पार्ट्स आर प्लेस्ड इन सूटेबल प्लेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये सारे पार्ट्स कहाँ होंगे? फ्रेम पे होंगे, और अगर यूनिट फ्रेम है तो बॉडी स्ट्रक्चर में ही होंगे, तो प्रॉपर प्लेस पे ये जमा दिए जाते हैं। The other parts include the interior details which are utilized by the passengers and driver of the vehicle। अब जो दूसरे इंटीरियर डिटेल हैं वो उनका उपयोग कौन करेगा? बैठने वाली सवारी या उसका ड्राइवर, उसकी सुविधा के हिसाब से अलग पार्ट्स लगाए जाएंगे। थ्रू सूटेबल डिजाइनिंग द पार्ट्स आर सो अरेंज्ड दैट दे प्रोवाइड मैक्सिमम कंफर्ट एंड मेक जर्नीज इन द ऑटोमोबाइल एंजॉयबल। सूटेबल डिज़ाइन करके हम, आज की गाड़ियाँ कितनी लग्जरी हो गई, पहले की गाड़ियाँ और आज की गाड़ियों में बहुत अंतर आ गया। पहले की बसें देखिए, आज की बसें देखिए, पहले की रोडवेज देखिए, आज की रोडवेज या डीलक्स देखिए, तो धीरे धीरे कंफर्ट बढ़ते हुए वो सभी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में आएंगे। सस्पेंशन सिस्टम, अदर पार्ट्स ऑफ द चेसिस। सस्पेंशन सिस्टम फर्स्ट पार्ट हो गया चेसिस, दूसरा पार्ट हो गया सस्पेंशन सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा? एक्सेल एंड व्हील। आप देखिए जैसे ट्रैक्टर का आप पीछे का देखते हैं तो लीफ स्प्रिंग है, और उसके नीचे क्या है? टायर है और एक्सेल है, व्हील है और एक्सेल है। द सस्पेंशन सिस्टम एब्जॉर्ब्स द वाइब्रेशन ड्यू टू टॉप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। सस्पेंशन अपन सभी जानते हैं क्या काम करता है। जब व्हीकल ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो खड्डे आते हैं, ऊपर नीचे गाड़ी होती है, उसके सस्पेंशन उसके शॉक्स को, उसके वाइब्रेशन को, उसके कंपनों को सोख लेता है, यानी झटका नहीं लगता हमको बैठने वाले को। स्प्रिंग्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स आर कनेक्टिंग द फ्रेम एंड एक्सेल परफॉर्म दिस फंक्शन। आप किसी भी डंपर को, ट्रक को, गाड़ी को देखिए कि गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल को देखिए, पूरी मोटरसाइकिल उस सस्पेंशन सिस्टम से, फ्रेम से अटैच है। आपको लगेगा पूरी सीट भी हिलती है, टंकी भी हिल रही है, आगे का हैंडल भी हिल रहा है, तो ये कहाँ टिका हुआ है? सस्पेंशन पे, स्प्रिंग के थ्रू। ये जो कि हर गाड़ी का एक कॉमन फीचर है। यहाँ ये आप देखिए, ये स्प्रिंग है, ये लगातार वाइब्रेट होती है ऊपर नीचे, व्हीकल ऊपर नीचे होता है तो ये सारी झटके ये ले लेता है, तो गाड़ी की अपनी बॉडी अपनी जगह बनी रहती है। ये सस्पेंशन लिंक कहलाते हैं। सस्पेंशन के साधन अपने टू व्हीलर्स में देखे हैं, ये फोर व्हीलर में भी लगते हैं, साथ में ये स्प्रिंग भी लगती हैं, कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग होती हैं ट्रक बस के अंदर। इस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है। ये इसको बाइंड करने के लिए क्लैंप्स हैं। ये अंदर इसमें जो सस्पेंशन में आपने मोटरसाइकिलों में अक्सर देखोगे आप, या फोर व्हीलर आपका लग्जरी कार में देखिए, कई कारों में ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा और ये भी होगा। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता पड़ेगा गाड़ियों में। स्प्रिंग कैन बी लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार। इनमें से कोई सा भी स्प्रिंग सिस्टम अकेला भी हो सकता है। इवन रबर और एयर कैन फॉर्म द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। ये एयर सस्पेंशन भी हो सकता है, रबर सस्पेंशन भी हो सकता है। व्हील्स ऑफ द व्हीकल कैन बी सस्पेंडेड इंडिपेंडेंटली ऑन स्प्रिंग और ऑन स्प्रिंग सस्पेंडेड एक्सेल। या तो एक्सेल के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, उस पर व्हील लगा हुआ है, या अलग से इसका स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है एक्सेल। एक्सेल क्या चीज़ है? एक्सेल में भी लाइव एक्सेल है जिसके अंदर व्हील चलता है। बोलते हैं गाड़ी का एक्सेल टूट गया, यानी पहिया फ्री हो गया। द एक्सेल में भी लाइव इफ पावर फ्रॉम द इंजन इज ट्रांसमिटेड टू इट। अब एक लाइव एक्सेल होता है, एक डेड एक्सेल होता है। तो लाइव एक्सेल का मतलब जिस एक्सेल से या जिस व्हील के पावर सेट से गाड़ी को पावर मिल रही है। जैसे कार में अपन ने कहा था कि फ्रंट एक्सेल लाइव एक्सेल है क्योंकि अगले व्हील को पावर मिल रही है। वैन में रियर व्हील्स लाइव एक्सेल है, जो रियर एक्सेल है वो लाइव है क्योंकि वहाँ से पावर मिल रही है। और डेड कौन सा होगा? जिसमें जस्ट गाड़ी के वो सपोर्ट कर रहा है। अगर गाड़ी अगले पहिए से ड्राइव है तो पीछे के जस्ट डेड एक्सेल है, नो पावर इज सप्लाई टू इट्स एंड इज जस्ट सपोर्टिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। फोर व्हील ड्राइव क्या होगा? द पावर इज सप्लाई टू बोथ एक्सेल, फ्रंट एंड रियर, तो दोनों एक्सेल लाइव हो गए। तो आप एक लाइव और डेड एक्सेल की डेफिनेशन समझो कि जिस
जिन पहिए के सेट को पावर मिलती है वो एक्सल लाइव एक्सल होते हैं, और पीछे जो जिनको पावर नहीं मिलती है वो डेड एक्सल होते हैं, वो केवल गाड़ी का वेट लेते हैं। अगर चारों ही पहियों को पावर मिल रही है, यानी आगे के एक्सल को भी पावर है, पीछे के एक्सल्स को भी पावर है, उस केस में गाड़ी 4 व्हील ड्राइव हो जाती है। In addition to providing support to the weight of the vehicle, axle also resists the stress due to braking and torquing, driving torque. अब जैसे पूरी गाड़ी के हर पार्ट पे एक्चुअली जैसी गाड़ी तेज़ी से उठती है या तेज़ी से ब्रेक लगाती है, पूरी गाड़ी पे लोड आता है, कहीं टेंशन आता है, कहीं कंप्रेशन आता है, कहीं टॉर्शन आता है, तो ये स्प्रिंग पे भी डेफिनेटली आएगा, स्प्रिंग पे और भी ज़्यादा आएगा। तो स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, जो इस लोड को भी, नॉट ओनली कंप्रेशन, सस्पेंशन, वाइब्रेशन के अलावा ये ब्रेकिंग और ड्राइविंग टॉर्क को भी सहन कर सके। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट आता है इंजन। अभी तक हमने देखा चेसिस के सारे पार्ट्स देख लिए अलग अलग, अब इंजन के पार्ट्स देखते हैं। इंजन इज़ द सोर्स ऑफ मोटिव पावर टू एन ऑटोमोबाइल। मुख्य शक्ति इंजन से मिलती है। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एन इंजन ऑटोमोबाइल में नॉट मूव एट ऑल, एंड इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर और गुड्स वुड बी डिफीटेड। अब ऑटोमोबाइल क्या हुआ, अगर इंजन ही नहीं है तो कोई मीनिंगलेस है ऑटोमोबाइल। इसलिए इंजन क्या करता है, पूरी पैसेंजर्स को, सवारियों को, गाड़ियों को ले जाने का काम ही इंजन की पावर करती है। द पावर ऑफ द इंजन डिटरमाइंस द वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल। इंजन कैसा काम कर रहा है या किस टाइप का इंजन है, उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल डिसाइड होता है। इन द सेम मैनर एफिशिएंसी ऑफ द इंजन डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इंजन की जो एफिशिएंसी है वही उस ऑटोमोबाइल की एफिशिएंसी कहलाती है। द इंजन नाउ ए डेज इज़ इनवेरिएबली एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इस समय जो इंजन है सारे इंजन आईसी इंजन कहलाते हैं। इंजन सिलेंडर आपने देखा होगा, स्पार्क इग्निशन होता है इंजन में, जो कि फ्यूल को कंज्यूम करता है, फ्यूल उसमें जलता है स्पार्क इग्निशन के थ्रू। ऑल्टरनेटिवली इट कुड बी ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो कि डीजल इंजन में यूज़ होता है। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन का मुख्य अंतर क्या है कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। उसमें इतनी हवा को और एयर के और फ्यूल के प्रेशर को इतना प्रेशर से दबाया जाता है कि ऑटोमेटिक डीजल जलने लगता है, और पेट्रोल के केस में स्पार्क इग्निशन आ जाता है। ए इंजन सिलेंडर इंजन, ए सिंगल सिलेंडर इंजन दो कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड पावर मे बिकम वेरी हैवी एंड देयरफॉर मे बी अनसूटेबल। एक सिंगल सिलेंडर में भी आप कह सकते हैं मल्टी सिलेंडर की जरूरत क्या है, 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर क्यों चाहिए, एक से भी काम चल सकता है, लेकिन उस सिलेंडर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका पिस्टन का साइज़ बहुत डाया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाइट इंजन की ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अपन मल्टी सिलेंडर एक टर्म काम में लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये सिंगल सिलेंडर है जिसमें ये केम और ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, जो अक्सर आप 2 व्हीलर्स में देखते हो, डीजल जनरेटर में देखते हो। यहाँ पे ऑयल रहता है, यहाँ पे इस सेक्शन में ये रिंग्स लगी हुई हैं, ये पिन है, और ऊपर के हिस्से में स्पार्क प्लग लगा होता है। मल्टी सिलेंडर में क्या होगा, देखो 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन, 4 पिस्टन, ये प्लग, ये प्लग, ये प्लग, ये प्लग, ये यू प्लग के सेट हो गए, ये सब पिस्टन्स हो गए। ये अपन को इन सबको क्या बोलते हैं, जो इस मेन क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती हैं, कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड केम शाफ्ट। और ये वाल्व्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो वाल्व्स इन पिस्टन के ऊपर है। एक से फ्यूल इनटेक होगा, दूसरे से जाएगा। तो ये मेजर कंपोनेंट है मल्टी सिलेंडर इंजन के, जिससे इंजन चल रहा है, शाफ्ट चल रही है और पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे अपने को पावर मिलना शुरू हो जाती है। इंजन सिलेंडर यूज्ड आर मल्टी सिलेंडर इंजन। जो इंजन से उनमें मल्टी सिलेंडर इंजन इस्तेमाल होते हैं। इन मल्टी सिलेंडर इंजन ईच सिलेंडर हैंडलिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर में कीप अप इंजन लाइट एंड वेट। अब ये बड़े एक ही इंजन बनाते हैं सिंगल, ये वाला तो काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता। अब इसको आपने 4 में तोड़ दिया तो इंजन हल्का भी हो गया और छोटे छोटे पिस्टन हो गए। तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ पावर में कीप इंजन लाइट इन वेट। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। इन सब इंजन में एक चीज़ होती है कि जितना फ्यूल जाता है वो कंप्लीट का कंप्लीट उसको वर्क में नहीं होता यूज, इसीलिए एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है। जितना कम धुआं निकलेगा, जितना सफ़ेद धुआं निकलेगा, उतना ही बर्निंग अंदर अच्छा हो रहा है। इंजन कूलिंग, इंजन कूलिंग क्या चीज़ है, हीट इज़ टू बी डिसिपेटेड प्रॉपरली। यहाँ आप देखो ये पार्ट क्या है, फिन्स हैं जो इंजन को ठंडा रखती है। कारों में क्या होता है, रेडिएटर। तो ये इंजन कूलिंग के पार्ट्स हो गए। हीट को निकालना है, कूलेंट इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर। अब एयर कूल्ड भी हो सकता है, वाटर कूल्ड भी हो सकता है। इस हीट को आप एयर के थ्रू भी हटा रहे हो या वाटर के थ्रू हटा सकते हैं। एन इंजन कैन बी एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। These days some chemicals have been developed which have a cooling property and these remain unaffected for a longer period of time.
आपने देखा होगा एक हरे रंग का कूलेंट आजकल गाड़ियों में डाला जाने लगा है। तो पहले कूलेंट ऐसा होता था हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज होगा, अब कूलेंट ऐसा आ गया है कि 10,000 किलोमीटर 1,00,000 किलोमीटर तक कूलेंट चेंज ही नहीं करना है। तो उसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए हुए हैं कि वो कूलेंट चिकना ही बना रहता है, वो इंजन को ठंडा लगातार किए रहता है। आपको गाड़ियाँ अभी जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनमें टेम्परेचर इंडिकेटर ही आना बंद हो गया है, जो एक डायल लगातार दिखता था टेम्परेचर इतना हो गया। अब गाड़ियों में क्या होगा, ओवर हीट होगी तो सिग्नल आएगा। और पहले की गाड़ी में लगातार ड्राइवर को देखते रहना पड़ता था इंजन हीटअप तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर मान लो 90 आ गया, इसको 80 रखना है, इसको 70 रखना है, गाड़ी हीटअप होगी तो उसको ठंडी करनी है। तो ये सब चीज़ें उस केमिकल ने रिमूव कर दी। अब यहाँ आप देखिए हवा से ठंडा होने वाला इंजन है, और वैसे रेडिएटर होता है कारों में। रेडिएटर क्या करता है, यहाँ आप देखो तो इंजन है ये वाला, हर कार का ट्रक का बस का ये प्रिंसिपल है, इसको अपने को इस हिस्से को ठंडा रखना है। अब इस हिस्से का ठंडा, इसने इंजन को ठंडा किया, यहाँ से ये पानी गया गर्म पानी यहाँ सामने गया और रेडिएटर में से अंदर हुआ, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, गाड़ी चल रही है सामने से, ये हवा खींच रहा है, ये हवा इधर भी फेंकी जा रही है, तो ये पानी भी ठंडा हो रहा है साथ में। तो अगर इंजन ज़्यादा गर्म नहीं है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये वो थर्मोस्टेट इस पानी को, चूँकि इस हवा से ही पानी ठंडा हो रहा है, तो ये वाटर पंप यहीं के इस पानी को सर्कुलेट किया रहता है। यहाँ से वाटर पंप ने पानी लिया और फिर यहाँ भेज दिया, ये पानी फिर घूमा और यहाँ आ गया। और अगर पानी ओवरहीट हो गया तो ये क्या होगा, ये थर्मोस्टेट यहाँ वाली सप्लाई रोक देगा, यहाँ पानी नहीं आएगा, ये पानी यहाँ से होता हुआ वापस यहाँ से होता हुआ पंप से होता हुआ फिर इसमें आएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं, आप देखना कई गाड़ियाँ आप ला के रखते हो गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट रहेगी एक नई आवाज़ आने लगती है, ऐसा नहीं जैसे कोई अचानक फ़ैन ऑन हो गया। तो ये फ़ैन इस थर्मोस्टेट के बाद ही ऑन होता है। फ़ैन आजकल फ़ैन लगातार नहीं चलते। जब गाड़ी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसको ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए थर्मोस्टेट चालू होते ही इस फ़ैन को चालू कर देगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये एक आपकी बैटरी बचा रहा है, गाड़ी की पावर बचा रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि कभी थर्मोस्टेट ख़राब हो गया तो इंजन हीटअप होता चला जाता है। नाउ फाइनली लुब्रिकेंट, दीज केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड एज कूलेंट्स। ये अपन बोलते हैं गाड़ी में कूलेंट्स डालना। एंड दीज डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, इनको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना पड़ता। जो हरे रंग का पानी आप देखते हो वो एक तरह का कूलेंट है। अपार्ट फ्रॉम देयर लॉन्ग लाइफ दे आर मोर एफिशिएंट ऑल्सो, हीट बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलरली लुब्रिकेशन इज अनदर एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर फॉर एन इंजन रिक्वायरिंग पीरियोडिक अटेंशन फ्रॉम द यूजर। लुब्रिकेशन डेफिनेटली ज़रूरी है। इसीलिए अभी आप देखिए हुंडई की जैसे गाड़ियाँ हैं, उनको आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले चाबियों को जैसे इग्निशन में लगाते हैं, एक ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है, कोई पंप चल रहा है, वो पंप क्या करता है सब जगह एक साथ ऑयल पहुँचा देता है, फिर आप इंजन स्टार्ट कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन भी हो रहा है। फाइनली मूविंग पार्ट्स इन इंजन नीड रेगुलर लुब्रिकेशन टू रिड्यूस अनवांटेड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डेफिनेटली लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। The chemistry of lubricant is now highly developed. There is a standard rating for lubricants and for every purpose of a specific lubricant is available. जैसे इंजन ऑयल लगाएगा, गियर बॉक्स ऑयल लगाएगा, ब्रेक ऑयल लगाएगा, स्टीयरिंग का ऑयल लगाएगा, तो ये सब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लुब्रिकेंट भी है साथ में, उसको चिकना भी रखते हैं। इसलिए आप ऐसे ही 40 ऐसे ही 50, सर्दियों में आपको गाढ़ा ऑयल चाहिए, ऑयल गाढ़ा नहीं चाहिए तो उस समय उसका नंबर आपको अलग लेना पड़ेगा। गर्मियों में ऐसे ही 40 भी चलेगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ऑयल ऑलरेडी गर्म होकर ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से आप ऑयल खरीदेंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ तक के पार्ट्स सेक्शन ए में आपने क्या देखा, चेसिस एंड इंजन। चेसिस के ऊपर क्लच आपने जो असेंबली चली थी, ब्रेक, सस्पेंशन सिस्टम, लीफ स्प्रिंग वगैरह, इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम, और इंजन के अंदर फिर कूलिंग आ गई, सिंगल सिलेंडर आ गया, मल्टी सिलेंडर आ गया, फिर कूलिंग आ गई, लुब्रिकेशन आ गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस यूनिट। Thank you very much.